बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेत खलिहान के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमेशा की तरह आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी खेती किसानी के क्षेत्र से संबंधित हम कुछ जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे तिल की खेती के बारे में और फिर हम आपको जानकारी देंगे मणिपुर में फ्लोरिकल्चर के बारे में। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, ये समय तिल की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप इसकी खेती से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूरत है इसकी उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी होना, खेत की तैयारी आप कैसे करें, कैसे इसमें पोषक तत्व प्रबंधन करें, इन तमाम बातों की अगर आपको जानकारी होगी तो आप निश्चित तौर पर अपनी फसल की अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको तिल की खेती के बारे में बताते हैं। तिल की फसल खरीफ के मौसम की एक प्रमुख फसल है जिसको हम कई प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। प्रमुख रूप से तिल को हम तेल के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके अन्य उपयोग भी हैं, जैसे कि मिठाई, कॉस्मेटिक्स वगैरह या दवाई वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। इन सबको देखते हुए इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। और अगर हम देखें तिलहनी फसलों में तो इसका जो सरकार के द्वारा जो MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी काफ़ी अच्छा निर्धारित किया गया है। इस समय करीब 6249 प्रति कुंटल के हिसाब से इसका MSP है। इन सब बातों को देखते हुए इसकी उन्नत खेती करना किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो तिल की खेती करने के लिए सबसे पहले बात यह आती है कि इसकी बुवाई और खेत की तैयारी हम किस प्रकार से करें। खरीफ के मौसम की फसल है, इसका मतलब ये होता है कि जुलाई में इसकी बुवाई की जाती है। बुवाई करने से पहले हम खेत की तैयारी करते हैं। इसके लिए मिट्टी जो है हमारी मृदा इस प्रकार से हो, इसमें जल निकास की अच्छा प्रबंधन होना चाहिए, खेत में पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हल्की मिट्टियाँ होती हैं, हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी होती है। और मिट्टी जो खेत है आपका, उसका pH मान सामान्य अगर होता है 6.5 से 7.5 के बीच में, तो इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। बुवाई के पूर्व हम खेत की तैयारी करने के लिए पहले तो ये गहरी जुताई करते हैं मिट्टी पलटने वाले हल से। उसके बाद 2 से 3 तक हम जो कल्टीवेटर लगा करके या देसी हल से खेत को हम तैयार करते हैं। उसके बाद जब खेत अच्छे प्रकार से तैयार हो जाता है तो हम इसकी बुवाई करते हैं। बुवाई करने से पहले बुवाई का समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर इसकी बुवाई आप जल्दी कर देते हैं, प्रथम पखवाड़े में या जुलाई के प्रथम पखवाड़े में, जून में कर देते हैं, बुवाई के लिए बात आती है कि कौन कौन सी किस्मों का इस्तेमाल करना चाहिए। तिल की बहुत सारी उन्नत किस्मों का विकास किया गया है। टाइप 4, इसमें करीब ये 90 दिन की फसल किस्म होती है और इसमें करीब 48 से 50% तक इसमें तेल होता है। और इसके साथ साथ जैसे दूसरी किस्म है टाइप 12, टाइप 13, टाइप 78, ये भी अच्छी किस्म है। और इसके साथ साथ शेखर, प्रगति, कृष्णा, ये भी इसकी उन्नत किस्में हैं। और कुछ किस्में जैसे कि RT 351, ये राजस्थान तिल भी 351 भी बोलते हैं, ये 80 से 85 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है। और तेल की मात्रा भी इसमें 50% से ज़्यादा होती है, 50 से 55% के बीच में इसमें तेल होता है। और बहुफसली प्रणाली के लिए ये किस्म बहुत ही उपयुक्त है। तो इस तरह से आपके क्षेत्र विशेष के लिए कौन सी किस्म की संशोधित की जाती है, आप वहाँ के कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जानकारी लेकर के उसी किस्म के बीज का प्रयोग करें। अगर बीज का उपचार नहीं किया गया है तो आप बुवाई से पूर्व बीज का उपचार अवश्य कर लें। इसमें मुख्य रूप से थीरम आती है। ये थीरम जो कीटनाशी है, इससे आप करीब इसको 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको ट्रीट करें। इसके साथ साथ आप जैसे ये बाविस्टिन है, उससे भी करीब 1 ग्राम मात्रा को इसकी फंजीसाइड को 1 किलोग्राम बीज से इसको उपचारित कर सकते हैं। इस प्रकार से इन दवाइयों से अगर उपचारित करेंगे तो कीट और जो रोग लगते हैं उनका प्रकोप फसल में काफ़ी कम हो जाता है, होने की संभावना रहती है। तो इसके बाद जैसे अब हमने जब बीज को उपचारित कर दिया, उसके बाद ये बात आती है कि हम इसकी बुवाई कैसे करें।
बुवाई के लिए तिल की जो बीज की मात्रा होती है, जैसे इसका बीज बहुत हल्का होता है, करीब 2.5 से लेकर के 3 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। जैसा कि बीज बहुत हल्का होता है तो बुवाई के टाइम में कुछ समस्याएं आती हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में क्या होता है, किसान भाई इसको खेत में ऐसे ही फैला करके बखेर करके बुवाई कर देते हैं, और इस प्रकार से जब लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी नहीं मेंटेन की जाती है तो उसमें जो अंतः कर्षण क्रियाएँ होती हैं उनको करने में बहुत समस्या आती है, और इसके साथ साथ फसल में पौधों के बीच में प्रतिस्पर्धा भी बहुत अधिक हो जाती है, और इस प्रकार से कुल उत्पादकता होती है वो तिल की कम हो जाती है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आप तिल की बुवाई जो है वो हमेशा जो है पंक्ति में करें। तो पंक्ति में बुवाई के लिए जो है इसकी बुवाई 30 से लेकर के 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी पे इसकी बुवाई कर सकते हैं। एक बार आप बुवाई कर देते हैं, बुवाई करने के बाद में अब ये बात आती है, जब आपका जो मतलब उसमें अगर नमी की मात्रा ठीक है तो उसमें बढ़िया से फिर अंकुरण होने लगता है पौधों की, और अधिक से अधिक पौधे उसमें आने लगते हैं। इस अवस्था पर, शुरू की अवस्था पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि खेत में जैसे खरीफ का मौसम होता है, मानसून भी इसमें पूरी चरम सीमा पर होता है, तो खेत में अगर पानी भरने की समस्या है तो आप जल निकास की उचित प्रबंधन अवश्य करें। खेत में अगर पानी भरा रहेगा तो पौधों को काफ़ी नुकसान होता है, और जब नमी ज़्यादा रहती है कीड़े और जो बीमारी होते हैं उनको फैलाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनका भी प्रकोप बढ़ने लगता है। इसलिए जल निकास का हम ध्यानपूर्वक से प्रबंधन करें। इसके बाद निराई गुड़ाई की बात आती है। निराई गुड़ाई के लिए पहली निराई गुड़ाई जैसे बुवाई के करीब 20 से 25 दिन के बाद में कर लें, उसके बाद दूसरी निराई गुड़ाई करीब 15 दिन के बाद कर सकते हैं। तो ये निराई गुड़ाई करने के कई फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो यह है कि पहली चीज़ ये है कि हम उससे खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं, और खरपतवार जो हैं आप देखेंगे खरीफ के मौसम में खासकर तिल की फसल में काफ़ी नुकसान कर देते हैं। तो निराई गुड़ाई करके आप खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए एक और चीज़ का आप किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बुवाई के तुरंत बाद में पेंडामिथिलिन, एक जो शाकनाशी होता है, इसकी करीब 1 किलोग्राम मात्रा को जो इसका EI होता है उसको 1 हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई के तुरंत बाद में अगर इसका छिड़काव कर देते हैं तो भी काफ़ी खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी बात होती है कि कई बार क्या होता है पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जब हम पहली निराई गुड़ाई करते हैं तो उस समय हम बेरलीकरण, जिसमें हम क्या करते हैं कि आवश्यकता से अधिक पौधे होते हैं उनको निकालते हैं। तो उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए, करीब पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखें, और इस प्रकार से पूरे खेत में हम पौधों की संख्या को सुनिश्चित करें। तो जब पौधों की संख्या मतलब उपयुक्त रहती है तो आप उनकी बढ़वार भी बढ़िया होगी और पैदावार भी अच्छी होती है। इसके बाद पोषक तत्व प्रबंधन के लिए इसमें जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों अलग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की अलग अलग मात्रा का संतुलित की जाती है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पोषक तत्व प्रबंधन जो है मिट्टी की जांच के आधार पर करें। नाइट्रोजन की करीब 30 किलोग्राम मात्रा, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी संतुलित की जाती है। तो नाइट्रोजन की तो आधी मात्रा और फास्फोरस, पोटास, सल्फर की पूरी मात्रा को आप आखिरी जुताई के टाइम पर बुवाई के पहले इस्तेमाल कर लें, और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचती है उसको आप जैसे निराई गुड़ाई कर रहे हैं, दूसरी निराई गुड़ाई आपने की 30 से 45 दिन 35 दिन पे, तो उसमें इसका उपयोग करना चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से खेत में बिखेर करके इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे हमने बात की सल्फ़र की बहुत ही ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सल्फ़र से क्या होती है, तिलहनी फसल है, और तिलहनी फसलों में तेल का जो संश्लेषण होता है, तेल की बनने की प्रक्रिया होती है, उसमें सल्फ़र का विशेष योगदान होता है। इसलिए इसमें करीब 20 किलोग्राम सल्फ़र को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सल्फ़र का चूर्ण अगर नहीं मिल रहा है तो उसमें हम 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन के बारे में। जैसे खरीफ के मौसम में ज़्यादातर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि समय समय पर बारिश होती रहती है, तो हमको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी जिन क्षेत्रों में खास करके जैसे फूल आने की अवस्था या जब 50% जब फलियाँ बन जाती हैं, उस समय अगर आप देखते हैं खेत में नमी की कमी है, पौधे मुरझाने लगते हैं, तो अगर सिंचाई की अगर व्यवस्था है तो एक सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए, जैसे कि हमको पैदावार में इसका निश्चित लाभ मिलता है। इसके साथ साथ में कुछ इसमें कीड़े और बीमारी भी लग जाते हैं। अगर हम कीड़ों की बात करें तो इसमें जैसे पत्ती और फली को खाने वाला एक कीड़ा होता है, सूढ़ी होती है, उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो ये पत्तियों को खाता है। इसके अलावा जैसे फली बनने लगती है, हरी अवस्था में होती है, तो उसको भी खाने लगता है। इस कीड़े को नियंत्रण करने के लिए
में कनॉल फास हो गया, आप 25 EC की करीब 1.25 किलो की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्जीडेमेटोन मेथाइल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी करीब 25 EC की 1 लीटर की मात्रा को 1 हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं, तो इस कीड़े को आप नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में जैसे एक बीमारी इसमें आती है जिसको हम बोलते हैं फिलोडी। ज़्यादातर कई क्षेत्रों में इसका प्रकोप देखा गया है। फिलोडी में क्या होता है कि जो इसका पुष्प क्रम होता है, जो फूल बनने की अवस्था होती है, उसमें फूल जो होते हैं वो पत्तियों का रूप धारण कर लेते हैं और विकृत हो जाते हैं, और इस तरह के पौधों में फली का विकास नहीं होता है और पूर्ण रूप से इसमें फसल के हमारी काफ़ी नुकसान होने लगता है। तो ये वैसे तो इसको अगर देखेंगे, इसका प्रमुख कारण जो है फैलने का, इसका जो बीमारी को फैलाने वाला जो जीव होता है उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। उसके द्वारा ये बीमारी फैलाई जाती है, और इस माइकोप्लाज्मा को फैलाने का काम करता है एक कीड़ा, इसको बोलते हैं फुदका। फुदका क्या करता है, जब पौधे से जो उसका रस है उसको चूस के जब दूसरे पौधे पर जाता है, तो एक पौधे में अगर इसका इन्फेक्शन है, अगर संक्रमण है, तो दूसरे पौधे में भी फैलाने लगता है। तो इसमें हम क्या हैं कि इसकी जो अगर बीमारी है तो इस तरह के अगर पौधे दिखाई पड़ते हैं, पहले तो उनको उखाड़ के फेंक दें, और जो कीड़ा जो इस रोग को फैला रहा है माइकोप्लाज्मा को, उस कीड़ों को मारने के लिए बुवाई के तुरंत बाद फोरेट 10G की 15 किलोग्राम मात्रा को 1 हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं, तो इस कीड़ों को रोक सकते हैं। इसके अलावा ऑक्जीडेमेटोन मेथाइल 25 EC जो 25 EC की करीब 1 से लेकर 1.25 लीटर को आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं, तो इस फुदका कीड़े को काफ़ी हद तक आप नियंत्रण कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में आपकी फिलोड की बीमारी होती है वो भी कम हो जाती है। इसके साथ में एक फाइटोप्थेरा ब्लाइट झुलसा करके हम बोलते हैं, वो भी इस फसल में देखा गया है। तो इसमें क्या होता है, पत्तियां झुलस जाती हैं, ऐसा लगता है कि इसमें जल गई हैं, कुछ होगा, लेकिन इसमें जो है ये मुख्य रूप से फाइटोप्थेरा के द्वारा होता है। और इसके नियंत्रण करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जैसे मैनकोज़ेब है, उसकी करीब 2 किलोग्राम मात्रा को 1 हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप प्रयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसको नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपकी फसल स्वस्थ है, उसमें कीड़े और बीमारियों का प्रकोप नहीं है, तो आप निश्चित रूप से 10 कुंटल के आसपास 10 से 12 कुंटल तक इसकी पैदावार आराम से ले सकते हैं। और अगर आप देखें लाभ के हिसाब से, रुपये के हिसाब से, तो इसके बाज़ार में इसकी कीमत बहुत अच्छी होती है। अगर 12 कुंटल भी आपको पैदावार मिल रही है तो लागत के मुकाबले में आपको बहुत अच्छा इसमें मुनाफा हो सकता है। तो इस प्रकार सुझाई गई बातों को अगर आप अपनाते हैं तो तिल की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना तिल की खेती के बारे में। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में, और वहां पर फ्लोरिकल्चर के बारे में जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। आपकी जीवन शैली को टटोलता एक कार्यक्रम जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। देखिए कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको ले चलते हैं देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में, और वहां पर आपको दिखाते हैं कि कैसे वहां के किसान परंपरागत फसलों के साथ साथ बागवानी से भी जुड़ रहे हैं, फूलों की खेती को अपना रहे हैं और उससे अधिक लाभ कमाकर अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। सेनापति जिला मणिपुर की उत्तरी दिशा में स्थित एक सुंदर पहाड़ी जिला है। प्रकृति की देन से इस जिले का ज्यादातर हिस्सा पर्वतीय होने के कारण विविध प्रकार के फल फूल लगाने के लिए ये एक उपयुक्त जगह है। इस जिले की आबो हवा एवं जमीन की उपजाऊ क्षमता मणिपुर के अन्य जगहों से भिन्न होने के कारण विविध प्रकारों के फल एवं फूलों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में सफलतापूर्वक होता है। पहले विविध प्रकार के फूलों को केवल रुचि के लिए ही उगाए जाते थे, पर अब इसको कमर्शियल बेसिस यानी व्यापारी तौर पर उगाए जाने लगे हैं। इस प्रकार आज इस जिले में फूल उगाना यानी फ्लोरिकल्चर का एक
नई लहर आने लगी है। संबंधित कार्यालयों एवं गैर सरकारी संस्थाओं ने इस जिले में फूल उगाने के विषय में ध्यान देना भी प्रारंभ कर दिया है। वैसे तो संपूर्ण सेनापति जिला विविध प्रकार के फूलों को उगाते हैं, फिर भी प्राकृतिक परिस्थिति एवं आबो हवा की दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्थान है माओ। इस स्थान पर विविध प्रकार के रंग रूप के फूल उगाना उपयुक्त होता है। इस वजह से यहाँ फूल उगाकर बेचने वाले लोग विविध प्रकार के फूलों को ऊंचे दामों में बेचने लगे हैं। मणिपुर में फूलों के लिए सबसे योग्य जगह है उखरुल या सेनापति जिलों में स्थित माओ। पहले फूलों को बस घरों में ही उगाते थे, पर अब इससे व्यवसायिक के लिए भी उगाया जा रहा है। ये हमारे विभाग द्वारा उन्हें दी रही सहयोग का ही नतीजा है, ऐसा मेरा मानना है। हमारा विभाग नए नए फूल जैसे काला लिली, एस्ट्रोमेरिया, डेंड्रोबियम, एंथोरियम, जरबेरा जैसे फूलों को देकर और उनकी कठोर परिश्रम से ही आज फूलों को व्यवसायिक बनाने में कामयाब हुआ है। यहाँ तक कि इम्फाल के क्षेत्रों में और अन्य राज्य में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। एस्ट्रोमेरिया और काला लिली को व्यापक रूप से लोगों द्वारा उगाने के कारण इसकी मांग भी बढ़ गई है। इस कारण इन फूलों पर ज्यादा ध्यान भी दिया जा रहा है तथा इसे इम्फाल और गुवाहाटी में ले जाकर एक अच्छी आय का स्रोत भी बन रहा है। इस प्रकार माओ में एक स्त्री ने अपने बगीचे में लगभग 6 सालों तक कड़ी मेहनत के साथ फूल उगाया है। आज फूल उगाने और उसकी बिक्री से उस स्त्री को काफी अच्छी आमदनी हो रही है। उस फूल वाली स्त्री ने अपने बाग में प्रमुख रूप से एस्ट्रोमेरिया नाम का फूल उगाया है। उन्होंने इस प्रकार के फूल को नागालैंड और इंग्लैंड से लाकर अपने बगीचे में क्रॉस पोलिनेशन करके लगभग 20 रंगों के फूल उत्पादित करके कट फ्लावर के तौर पर बेचकर सफलतापूर्वक फ्लोरिकल्चर का काम की है। लोगों की मांग सर्दियों में ज्यादा होती है। लोगों की बढ़ती मांग से ही मैंने इस हद तक फूलों को लगाना शुरू किया। वास्तव में फूल लगाना मेरा शौक था, पर अब लोगों की मांग और इन फूलों से मिल रही फायदों को देख मैंने इन फूलों की खेती को बढ़ाया। साथ ही इससे कई गरीब घरों के बच्चों को रोजगारी भी मिल जाती है, जिससे उनका स्कूल फीस भर जाता है। इस प्रकार यह बहुत ही फायदेमंद है। नागालैंड में भी मेरा इस फूल का व्यापार अच्छा चल रहा है। इम्फाल से और हमारा इस क्षेत्र में भी इन फूलों की मांग बहुत है। शादियों के लिए और चर्च में कट फ्लावर्स की मांग अधिक है। माओ में रहने वाली महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों ने भी फूल उगाने में अब अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। अतः अब वे भी एस्ट्रोमेरिया और बोटानी जैसे प्रकारों के फूलों के पौधे तैयार करके या कट फ्लावर के तौर पर बेचकर एक साल में काफी बड़ी रकम कमा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान से लाकर उगाए गए इन 2 प्रकार के फूलों को बाजार में लोगों ने बड़े चाव से खरीदा है। इसलिए आने वाले कुछ वर्षों में इस फूल उगाने के काम से एक अच्छी कमाई हो सकता है, ऐसा इस फूल उगाने वाले का अटल विश्वास है। बचपन से ही फूल उगाने में रुचि लेने वाले एक फूल उगाने वाले ने भी सेनापति जिले के एमिसेफ्रो नामक एक जगह पर कई प्रकार के मौसमी फूलों और विभिन्न प्रकार के कैक्टस के पौधे उगाने के साथ साथ जेरेनियम प्रकार के
कई फूलों को उगाकर कमाई का एक अच्छा जरिया बनाने की कोशिश की है। उनके घर के चारों तरफ कैक्टस के कई सुंदर फूलों के साथ साथ अचरजपूर्ण एवं नवीन प्रकार के जमीन में ना उगाकर खुले आसमान में उगाए जाने वाला ईयर प्लांट्स के कई प्रकार उगाकर देखने वाले दर्शकों का मन मोहित किया। साथ ही उद्यान कृषि विभाग द्वारा दिया गया पॉली हाउस में भी जेरेनियम फूल के नर्सरी पेड़ बनाकर विस्तृत रूप से विविध प्रकार के फूलों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में करने का प्रयास कर रहा है। आज उसके फूलों को भले ही बाजार में ले जाकर बेचा नहीं जाता, मगर बहुत ही जल्द फूल उगाकर बेचने से उसको कमाई का एक अच्छा रास्ता मिल सकता है। ये उस फूल लगाने वाले का विश्वास है। फूल उगाने के क्षेत्र में कोई खास प्रशिक्षण न पाकर भी फूल उगाने में रुचि लेने वाली एक और महिला फ्लोरिस्ट ने रूफई वैली नामक एक स्थान पर भी अपने घर के चारों ओर विविध प्रकार के फूल उगाकर अपना एक बगीचा तैयार किया है। इन फूलों से मिलने वाले पैसों से उसने कुछ अनाथ बच्चों को पालने की जिम्मेदारियां भी उठाई हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत ही प्रोत्साहनजनक बात है। थाबदे आंगांग ओइरिङैदगी लै थाबग इंटरेस्ट लैये। बचपन से ही मुझे फूल लगाने का शौक था, पर इस प्रकार से फूलों को लगाना मैंने 18 सालों पहले शुरू किया। मैं अनाथ आश्रम चलाती हूँ। मुझे मंत्रालय से फंड नहीं मिल रहे थे और मेरे फूलों को लोग खरीदने लगे थे, तो मैंने सोचा इस प्रकार फूलों का व्यापार करके मैं इन अनाथ बच्चों को पाल पाऊंगी। इस तरह फूलों का व्यापार मैंने शुरू किया। मेरे यहाँ सदाबहार पौधे हैं और मौसमी फूल भी हैं, पर लंबे समय तक चलने वाली फूल है जेरेनियम, एसेलिया, जर्मन चेरी और भिन्न प्रकार के हैं। मैंने यह किसी कॉलेज से पढ़कर नहीं सीखा, ना ही किसी प्रशिक्षण में भाग लिया। यह मेरा तजुर्बा है। इस प्रकार फूल उगाना, फ्लोरिकल्चर, इस काम में भी आज सेनापति जिले में अनेक फूल वालों ने बड़ी जिम्मेदारी लेकर सफलतापूर्वक फूलों का उत्पादन शुरू कर दिया है। इन्हीं कारणों से हेनबुंग नामक जगह पर फिश के तहत कृषि विज्ञान केंद्र एवं ऑर्किड रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर द्वारा विविध प्रकार के ऑर्किडों को टिश्यू कल्चर करके उत्पादित किया और अन्य जगहों को और सेनापति जिले के फूल वालों को ऑर्किड उगाने के लिए इन सारी चीजों को देकर उन्हें प्रेरित करने लगे हैं। फूल वालों को समय समय पर प्रशिक्षण देकर उन्हें नए नए तकनीकों के बारे में बताते हैं। जैसे सेनापति में दिए गए ग्रीन हाउस और सेट नेट का सही तरीके के प्रयोग करके भीतर उगाने वाली फूल और बाहर उगाने वाले फूलों के पौधे बनाकर आयात निर्यात करके इससे अच्छी कमाई का जरिया भी बन रहा है। और किसी किसान का इस प्रकार आमदनी बढ़ जाना हमारे विभाग के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। सेनापति जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ने भी यहाँ की अनेक फूल वालों को कई प्रशिक्षण देकर इस जिले में विविध प्रकार के फूलों को विस्तृत उत्पादन करवाने में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाई है। इस प्रकार इस जिले में रुचि लेने वाले कई फूल वालों को संबंधित विभाग द्वारा सेल और बायर मार्केट यानी बिक्री और खरीदारी के रास्ता देने के साथ साथ राज्य स्तर
एवं जिला स्तर पर फूलों के मेले, संगाई फेस्टिवल और अन्य राज्य स्तरीय त्योहारों में अनेक प्रकार के फूल उत्पादित करके बेचने के कई कदम उठाए हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा कि कैसे मणिपुर के किसान फूलों की खेती से जुड़े हुए हैं और उससे अधिक लाभ कमा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था तिल की खेती के बारे में, कैसे आप इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस जानकारी से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। अगले अंक में किसान भाइयों बहनों फिर आपसे मुलाकात करेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।